ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापीटिक योगा हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। अब जो अगला चैप्टर इसमें आता है वो है एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें जो आपकी बीमारियां आती हैं, डायबिटीज आएगा, इसमें थायराइड की प्रॉब्लम आती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं, जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ के आए हैं कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड की थी हमने, कि जो मिक्स ग्लैंड है बॉडी की, यानी कि जो एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है उसका और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। स्पेशली हमें एंडोक्राइन पार्ट की इसमें चर्चा की थी, क्योंकि जो एक्सोक्राइन है उसका मेन रोल रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो यहाँ हमारा रोल रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन पार्ट। तो इसमें चार टाइप्स की सेल देखी थी हमने। अल्फा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। जिसमें जो आज हमारे काम की है, सारी सिक्रेशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो वो दोबारा नहीं बताएंगे। जो सबसे मेन काम रहेगा हमारा वो रहेगा बीटा सेल का, कि जो कि इंसुलिन का निर्माण है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, जो कि ग्लूकोज की क्या है, स्टोरेज फॉर्म है। यानी कि ब्लड में ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को नहीं रहने देगा। जितनी जरूरत है सेल्स को उतनी ही ब्लड में उसकी मात्रा रहेगी, बाकी का सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी कारण से इंसुलिन बनना कम हो जाए, या फिर इंसुलिन बन तो प्रॉपर रहा लेकिन उसका यूज प्रॉपर ना हो पाए, यानी कि ये अपना काम अच्छे से ना कर पाए, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली डायबिटीज की, कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अगर हाई होगा तो इसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं इसके, डिटेल में आगे चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। फिर एक दूसरी ग्लैंड हमने की थी, वो थी थायराइड। ठीक है। और एक हमने किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रिएट करती है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो थायराइड ग्लैंड जो सिक्रेट करती है वो थे T3 और T4। ये दो हॉर्मोन्स थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। कब? जब टीएसएच के माध्यम से इसको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। और जब ये दोनों इंक्रीज हो जाएं बॉडी में, यानी कि थायराइड क्या कर रहा है, तो ज्यादा हॉर्मोन्स की सिक्रेशन कर रहा है, तो इंक्रीज होंगे, तो वो कंडीशन हो जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब T3 और T4 ये डिक्रीज हो जाएंगे, तब हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म की सिचुएशन। ठीक है। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 को बनाने के लिए। अगर इनकी मात्रा पहले ही थायराइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है T3 और T4 को, तो ये जो स्टिमुलस है ये कम आएगा, यानी कि टीएसएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि T3 और T4 ये तो इंक्रीज होंगे, लेकिन जो टीएसएच है वो कम हो जाएगा। बॉडी अपना रिस्पॉन्स देगी कि अब पहले ही वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको और स्टिमुलेट ना किया जाए। अब यहाँ पे जो T3 और T4 है वो कम बन रहे हैं, तो यानी कि उसको और ज्यादा पुश किया जाएगा, और ज्यादा उसको प्रेरणा दी जाएगी कि आप इस हार्मोन को बनाइए, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो ये था इसका बेसिक जो हमने करना था। इसके बाद आता है आपका मेन टॉपिक, डायबिटीज मेलाइटस। तो यही चीजें हैं जो बताई गई हैं, कि ये पहली चीज तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि जो आप दिनचर्या में अपनी चीजें गड़बड़ करते हैं उसी के बाद ये समस्या आती है। फिर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म चलता है
शरीर में बनने और टूटने की जो प्रक्रिया चलती है उसमें गड़बड़ हो जाती है, तब ये बीमारी हो जाती है। और होता क्या है इसमें, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड में शुगर का लेवल वो इंक्रीज हो जाता है। अब दो टाइप होते हैं इसके मेनली, एक होगा टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, या फिर IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। फिर दूसरा होता है इसमें टाइप 2, जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, NIDDM। ठीक है। अब क्या मतलब होता है इनका, क्या क्या इनके फंक्शन है, ये देखते हैं। पहला आता है इसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ये कब होगा, कि जब इंसुलिन बनना ही बंद हो जाएगा, यानी कि अब वो क्या हो गया है, इंसुलिन के डिपेंडेंट हो गया है, कि बाहर से अब इंसुलिन लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोला जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं या फिर वो डैमेज हो गई हैं किसी कारण से, और वो अब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर रही। तो यानी कि टाइप 1 डायबिटीज इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि इसमें क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम होगा हमारी बॉडी का, वो ही हमारी सेल्स को, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं बीटा सेल्स, उन पे अटैक करना शुरू कर देगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, कोई बाहर बाहर से कारण नहीं आता है, शरीर की सेल्स ही अटैक करती हैं उसपे। That occurs when the immune system attacks and destroy the insulin producing beta cells in the pancreas. This results in little to no insulin production. या तो बहुत थोड़ी मात्रा में इंसुलिन बनेगा, या फिर बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल है, जरूरी है ब्लड शुगर में जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो अगर ये बनेगा नहीं तो उसमें जो लेवल है उसका हाई हो जाएगा। अब कुछ समय पहले तक क्या बोला जाता था कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है वो बच्चों में ज्यादा होती है, यानी कि इसका जुवेनाइल या फिर चाइल्डहुड ऑनसेट होता है। ठीक है। और जो टाइप 2 थी उसमें बोला जाता था कि ये बड़ों में ज्यादा होती है, अडल्ट्स में ज्यादा होती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। टाइप 1 भी बड़ों में और छोटों में, बच्चों में और बड़ों में दोनों में देखी जाती है। और टाइप 2 भी बच्चों में और बड़ों में दोनों देखी जाने लगी। ठीक है, कुछ टाइम पहले तक ये कंसेप्ट था लेकिन अब उतना मान्य ये नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने जानकारी के लिए लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन दोनों में ये चीज होती है। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कि अगर मान लिया किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो पहली आती है इसमें पोलीयूरिया, यानी कि क्या मतलब होगा पोलीयूरिया का, कि जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। कि पहले कोई दिन में मान लिया 10 बार वॉशरूम जाता था, तो जिसको डायबिटीज हो जाएगी तो 15-20 बार जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। फिर अगला आता है इसमें पोलीडिप्सिया। अब जो इतनी बार यूरिनेशन के लिए जाएगा, वॉशरूम जाएगा, तो यानी कि प्यास भी उसको ज्यादा लगेगी, इंक्रीज थ्रस्ट। और प्यास ज्यादा लगेगी तो भूख भी ज्यादा लगेगी, कांस्टेंट भूखा ही रहेगा वो, क्योंकि जो भी खाएगा वो एज इट इज बाथरूम में निकल जाएगा उसका। ठीक है। और मोशन भी हो सकता है कि ज्यादा बार आए, उसको बार बार भूख लगती है डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि अब जो ब्लड के पास ग्लूकोज थी वो दे ही नहीं रहा है, ब्लड में ही है सब कुछ। ठीक है, सेल्स तक पहुंच ही नहीं रही है वो, सेल्स तक पहुंच जाए तो ग्लूकोज यूज हो जाए, लेकिन अब चूंकि वो ब्लड में ही घुली हुई है, यूज नहीं हो पा रही है, तो लगातार उसको भूख लगती है। जो ब्रेन है वो बार बार सिग्नल देता है कि और खाना दो, अभी सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचा है, तो कांस्टेंट हंगर इसमें रहता है। वेट लॉस होगा, क्योंकि सेल्स जो है वो यूज ही नहीं कर पा रही है न्यूट्रिशन को। थकान रहेगी इसमें, देखने में परेशानी हो जाएगी, विजन प्रॉब्लम आने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पूरे शरीर में ही कमजोरी आने लगती है, और सबसे पहला असर फिर जो पेशेंट जो ऑब्जर्व करता है कि उसको धुंधला दिखाई देने लग गया है, दिखाई कम देने लग गया है। फिर है डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड, कि जो उसका घाव होगा वो देरी से भरता है, क्योंकि जहाँ भी शुगर इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में तो वो घाव को भरने ही नहीं देगी। ठीक है, बार बार उसमें इन्फेक्शन होता ही रहेगा। फिर इसके बाद ये हिंदी में है, तो जिसको हिंदी में इसका जिसका हिंदी बैकग्राउंड रहा है पीछे, तो वो इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने नोट्स बना सकते
इसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होगा, सेम ही चीज होती है, पर इसमें इंसुलिन बनेगा तो फिर इन बीटा सेल्स ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही हैं, इंसुलिन बना भी रही हैं, लेकिन ये जो इंसुलिन है ये यूज नहीं हो पा रहा है। व्हेन द बॉडी कैन नॉट यूज, बॉडी यूज नहीं कर पा रही है इस इंसुलिन को अच्छे तरीके से, और शुगर बिल्ड्स अप इन दी ब्लड, कि जब ब्लड में शुगर का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाए। और वो बता ही दिया मैंने कि कुछ टाइम पहले तक ये कंसेप्ट था कि इसको अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोला जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, दोनों टाइप की, बच्चों में और बड़ों में दोनों टाइप की आजकल मधुमेह जो है, शुगर जो है वो मिलने लग गई है। ओवर टाइम हाई ब्लड शुगर लेवल्स इन टाइप 2 डायबिटीज कैन डैमेज द आईज, किडनीज, नर्व्स एंड हार्ट। ये जब लंबे समय तक ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहेगा, ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा, तो ये धीरे धीरे करके आंखों, किडनी, जो नर्व्स हैं, जो हार्ट है, उसको डैमेज करना ही शुरू कर देता है। लक्षण क्या क्या होंगे इसमें, तो लगभग सेम सिम्टम्स इसमें रहेंगे। पॉलीयूरिया होगी, बार बार वो बाथरूम जाएगा, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी उसको, वेट लॉस इसमें भी होगा, थकान रहेगी, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देगा, और जो घाव है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं इसमें, या फिर बहुत लंबा टाइम बढ़ते भी नहीं है, और बार बार उसको इन्फेक्शन होता रहता है, इसी वजह से जो घाव भी है वो नहीं भर पाते हैं। और जब नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेगा ये, नर्व्स जब डैमेज हो जाएंगी इसमें, तो उस कंडीशन में उसको नमनेस फील होती है और टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन होती है हाथों और पैरों में, जिसको बोलते हैं हम डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है। और जब आईज को इन्वॉल्व करती है तो इसको बोलते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि इसमें रेटिना होता है, उसको डैमेज कर देती है ये। जब किडनी को इन्वॉल्व कर लेती है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन को डैमेज करती है, और इसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और जब ये नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेती है तो इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। और जब हार्ट को कर लेगी तो उसको बोल देंगे डायबिटिक कार्डियोपैथी या फिर कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। तो ये आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और क्या होगा इसमें कि जो स्किन है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, कहाँ से, मतलब उसके डार्क पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। आर्मपिट हो गया, गर्दन हो गया, वहां पे थोड़ी सी काली काली सी गर्दन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद ये हिंदी में है, तो जिसको देखना है तो इस वीडियो को पॉज करके और अपना स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है गेस्टेशनल डायबिटीज। इसका मतलब क्या है कि गर्भावस्था के समय पे जो डायबिटीज हो जाती है, या फिर जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज इज डायबिटीज दैट इज फर्स्ट डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कि प्रेगनेंसी की अवस्था में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो लेकिन ये 99% टेम्परेरी कंडीशन होती है, कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये अपने आप 3-4 महीने में नॉर्मल लेवल आ जाता है, शुगर का बैलेंस हो जाता है वो। ठीक है। रेयर चांसेस होते हैं 0.5 to 1% चांस कि ये बाद में भी एक शुगर का रूप ले सकती है। और बाद में जब शुगर का रूप लेगी ये, तो किसी में भी ले सकती है, माँ को भी हो सकती है और बच्चे को भी हो सकती है। ठीक है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज causes हाई ब्लड शुगर दैट कैन अफेक्ट ए प्रेगनेंसी एंड ए बेबी हेल्थ। तो बच्चे की भी हेल्थ के ऊपर असर ये डाल सकती है। ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था ये। फिर इसके बाद क्या क्या इसमें योगाभ्यास करवाएंगे, तो इसमें काफी अच्छा प्रोटोकॉल एक बताया गया है, पूरा 1 महीने का प्रोटोकॉल इसमें बताया है, कि पहले और 4 सप्ताह में उसको डिवाइड किया है, कि पहले सप्ताह में कौन से करेंगे, फिर दूसरे में कौन से करेंगे। ठीक है। अगर कोई वीक के अकॉर्डिंग, सप्ताह के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग, जिसको प्रॉब्लम आए तो वो एक जनरल अपना बना सकता है कि ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं।
तो पहला है कि पहले सप्ताह में क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, तो पवन मुक्तासन से स्टार्ट करना है, भाग एक और दो, और वज्रासन इसमें कर सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन की जो पहली कंडीशन है, पहली अवस्था है, वो कर सकते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम इसमें कर सकते हैं। फिर षटकर्म में नैति कर सकते हैं, शिथिलीकरण में शवासन में लेटकर, और जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो कर सकते हैं, उदर श्वसन। तो ये है पहले सप्ताह का। पहले 7 दिन तक आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। फिर जब इस चीज की प्रैक्टिस कर लें 7 दिन के बाद, तो अगले 7 दिन फिर आपको आसन में ऐड कर देना है शक्तिबंध समूह के जो सारे अभ्यास हैं, वो सारे के सारे। फिर प्राणायाम में जो नाड़ी शोधन की अवस्था 2 है, वो करनी है। और अब भ्रामरी नहीं करना है, अब भस्त्रिका करना है सेकंड वीक में। फिर षटकर्म में नेति करनी है, कुंजल करना है, कुंजल ऐड हो जाता है इसमें। और शिथिलीकरण में वहां पे एब्डोमिनल ब्रीदिंग थी पहले सप्ताह में, और इसमें आ जाएगी योग निद्रा। फिर ध्यान में जप की जो प्राइमरी या फिर फर्स्ट स्टेज होती है, वो कर सकते हैं इसमें। फिर आता है इसमें तीसरे सप्ताह में क्या क्या करेंगे, तो आसन में हम इसमें ऐड कर देंगे अब वज्रासन के जो आसन आते हैं सभी, पूरा का समूह कर सकते हैं इसमें। और ये सूर्य नमस्कार, जितनी उसकी कैपेसिटी हो उतने वो सूर्य नमस्कार कर सकता है। फिर प्राणायाम में नाड़ी शोधन की जो तृतीय अवस्था होती है, तीसरी अवस्था होती है वो, और कैसे करना है, जालंधर बंद और मूल बंद के साथ में करना है। फिर भस्त्रिका, अंतः और जालंधर बंद के साथ शीतली और चित्कारी प्राणायाम इसमें कर सकते हैं तीसरे हफ्ते में। फिर षटकाम में तो पूर्ण संग प्रचालन करवाएं उसका एक बार सप्ताह के पहले दिन, और फिर बाद में डेली 6 दिन उसका लघु संग प्रचालन करवा सकते हैं, नेति करवा सकते हैं, और कुंजल इसमें करवा सकते हैं। शिथिलीकरण में जैसे द्वितीय सप्ताह में था, दूसरे वीक में था योग निद्रा, ऐसे ही इसमें भी योग निद्रा। फिर ध्यान में जो सेकंड वीक में हमने किया था कि इसकी प्रथम अवस्था करनी है, और इसमें आ जाएगी द्वितीय अवस्था। फिर ऐसे ही जो फोर्थ वीक है, उसमें आसन में आपको सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सर्वांगासन इसमें करना है, हलासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, भुजंगासन और गोमुखासन, ये आसन आज इसमें ऐड कर दें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन की फिर उससे भी नेक्स्ट यानी कि जो चतुर्थ अवस्था होती है, फोर्थ स्टेज होती है, वो महाबंध के साथ में अब करना है इसको। भस्त्रिका में अंतः कुंभक, बही कुंभक और महाबंध के साथ भस्त्रिका करना है, शीतली और चित्कारी करना है। फिर इसके बाद आता है षटकम, लघु शंख प्रक्षालन, नेति और कुंजल, ये इसमें कर सकते हैं। शिथिलीकरण में योग निद्रा और प्राण विद्या, प्राण विद्या इसमें ऐड हो जाता है फोर्थ वीक में। फिर ध्यान में आ जाता है अजपाजप की तृतीय अवस्था। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल बनाया गया है डायबिटीज के लिए, जिसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसमें मिलते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट में। तो ये आप इसमें रिकमेंड भी कर सकते हो प्रैक्टिकली भी। तो ये था आपका डायबिटीज। अब इसके बाद आता है हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म। तो क्या 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 कंडीशन इसमें होंगी, ये बता दिया है। अब ये गले में होता है थायराइड ग्लैंड, और गले में ही आपका एक चक्र भी होता है जिसको बोलते हैं हम विशुद्धि चक्र। तो उससे भी आप रिलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन मैंने बताई दी थी पहले कि हाइपर होगा तो क्या क्या कंडीशन होंगी, और हाइपो होगा तो क्या क्या इसमें कंडीशन होती हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ रिवाइज आपका। T3, T4 और TSH, ये तीन आते हैं जब भी हम थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं। तो T3 इंक्रीज होगा, T4 इंक्रीज होगा, लेकिन TSH क्या होगा इसमें, डिक्रीज होगा। ऐसे ही इसमें भी तीनों चीजें आएंगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म को आप कैसे पहचानेंगे। तो T3 और T4 इसमें कम हो जाएंगे, और TSH इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब पहला आता है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें ये देख लिया कि क्या क्या कंडीशन इसमें होगी, ठीक है। लेकिन जब कब होगा ये, व्हेन द थायराइड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन, कि पर्याप्त मात्रा में जो वो थायराइड हार्मोन का स्राव नहीं करेगी, तभी ये कंडीशन आती है। इसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि अंडर एक्टिव है थायराइड ग्लैंड। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे इसमें, तो लगभग दोनों में सेम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा।
जो इसमें आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी कि थायराइड हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा है इसमें, या फिर कम बन रहा है, तो इसमें उसको सर्दी ज्यादा लगेगी, सेंसिटिव हो जाएगा कोल्ड के लिए। और जब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो वहां पे वो गर्मी के लिए सेंसिटिव हो जाएगा, हीट के लिए। इसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगी और वहां पे बार बार वो मोशन जाएगा। वेट गेन होगा इसमें, वहां पे जो पेशेंट का वेट है हाइपरथायरॉयडिज्म में वहां पे लो होगा। पफी फेस होगा, यानी कि चेहरा जो है वो सूजन आ जाएगी उसके। और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, गला जैसे बैठ जाता है, आवाज भारीपन आ जाता है आवाज में। कोर्स हेयर्स एंड स्किन, की जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो जाती है। मसल्स में वीकनेस आएगी, मसल्स में पेन भी हो सकता है, टेंडरनेस आ सकती है, और अकड़न भी उनमें आ सकती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, जो महिलाओं में मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं, तो वो जो या तो इरेगुलर आएंगे, या फिर जो पहले जिस अमाउंट में ब्लीडिंग पहले होती थी उससे हैवी ब्लीडिंग इसमें होती है। स्किन ड्राई हो जाएगी, बाल पतले हो जाएंगे। जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं। डिप्रेशन में जा सकता है वो, क्योंकि सब कुछ डल हो जाएगा, उसके विचार भी डल हो जाएंगे। और मेमोरी प्रॉब्लम्स उसको रहेंगी, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाएगी। तो ये था आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये हिंदी में है, तो जिसको हिंदी में पढ़ने की आदत है, या फिर जिसका बैकग्राउंड पहले से हिंदी में रहा है, तो वो इसको देख सकता है। अब इसके बाद आता है हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि इसके विपरीत क्या होगा अब इसमें, कि टू मच थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। और इसको हम ओवर एक्टिव थायराइड भी बोल सकते हैं, कि ज्यादा एक्टिव हो गया है थायराइड ग्लैंड। और जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनेंगे, तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आप खाओगे तुरंत वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आयुर्वेद में भस्मक रोग भी बोलते हैं, कि जो भी आप खाओगे वो भस्म हो जाएगा, शरीर में लगने से पहले ही ओवर कुक हो जाएगा। जैसे आप खाना बनाते हो और जो फ्लेम है गैस की वो तेज हो, तो जैसे ही आप खाना उस पर रखोगे जल जाएगा वो। तो ऐसे ही शरीर की कंडीशन होती है, अग्नि इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर में। जैसे ही आप खाना खाओगे तुरंत उसको जला देगी, न्यूट्रिशन उससे नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इसमें स्पीड अप हो जाएगा। लक्षण क्या क्या आएंगे इसमें, तो वहां पे वेट गेन था हाइपो में, हाइपर में हो जाएगा वेट लूज। इसमें वेट कम होना स्टार्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर को कुछ लगेगा ही नहीं। जो हार्ट बीट होंगी वहां पे स्लो थी, यहाँ पे फास्ट हो जाएंगे, जिसको हम टेकिकार्डिया भी बोलते हैं। इरेगुलर भी हो सकती है हार्ट बीट, जिसको हम एरिदमिया बोलते हैं, कार्डियक एरिदमिया। और पाल्पिटेशन भी हो सकती है, जिसको बेचैनी भी हो सकती है, पाउंडिंग ऑफ द हार्ट, की पाल्पिटेशन उसको फील हो सकती है कि जोर जोर से धड़क रहा है दिल। फिर भूख इसमें इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो खाओगे तुरंत भस्म हो जाएगा वो, और बार बार उसको भूख लगेगी, क्योंकि जिस जिस पर्पज के लिए भूख लग रही है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा। स्लीप में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है। नर्वसनेस उसको हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, इरिटेटेड वो हो सकता है, और इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू हीट। अब अग्नि इसमें पहले ही बढ़ी हुई है, और अगर बाहर से भी अग्नि मिल जाती है तो ये सेंसिटिव हो जाता है उसके लिए। कपकपी आने लगती है हाथ पैरों में, क्योंकि कमजोरी आने लगती है इसमें। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं इसमें, वो ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जो स्किन है वो पतली होनी शुरू हो जाएगी, और बाल जो है वो झड़ना शुरू इसमें हो जाते हैं। फिर जो बाउल पैटर्न्स हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि मोर फ्रिक्वेंटली बॉल मूवमेंट्स आती हैं, यानी कि बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। फिर अब जो ये एनलार्ज थायराइड ग्लैंड्स हैं, इसको कभी कभी गोइटर से भी कोरिलेट कर लेते हैं, कि जैसी कंडीशन गोइटर में आती है वैसी ही इसमें आती है। ठीक है। ऐसे ही पीछे भी मेंशन कर लेंगे अपना हाइपो में। तो एक डिजीज होती है, पहले इसको बता देते हैं फिर उसको बताते हैं, टायर्डनेस और मसल वीकनेस। तो ये भी इसमें सिम्टम आ सकते हैं। तो जो इससे पहले जो हाइपोथायरॉयडिज्म बताया था,
तो उसमें एक अलग से पॉइंट भी नोट कर लेंगे कि एक डिजीज होती है हाशिमोटोज डिजीज। तो ये जो इमेज दी गई है ये नॉर्मल की है और ये हाइपरथायरॉयडिज्म की। ठीक है। और जो मैं पॉइंट बताया था वो था हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। तो उसी जगह पे अपना नोट्स में मेंशन कर लेंगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर एक पीवाईक्यू आया है पहले। तो वो है डिजीज का नाम हाशिमोटोज। ठीक है। दोनों सेम चीज तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब हाशिमोटो डिजीज किसी को हो जाती है तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इवेंचुअली हाइपोथायरॉयडिज्म उसका एक सिम्टम होता है हाशिमोटो डिजीज का। तो ये कई दोनों इंटरलिंक कर रखे थे यूजीसी ने एक क्वेश्चन में कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इज रिलेटेड विद हाशिमोटो डिजीज, तो ट्रू और फॉल्स उसमें बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हाइपर गोइटर से रिलेटेड है, ऐसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म हाशिमोटो डिजीज से रिलेटेड। तो ये इसका हिंदी वाला स्लाइड है, तो ये भी इसमें देख लेंगे। तो 2 सेकंड का पॉज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो डिजीज आती है वो आती है ओबिसिटी। ओबिसिटी में क्या क्या आएगा? तो सिंपल सी चीज है कि मोटापा, जब वेट बढ़ जाएगा उसका, फैट उसकी बढ़ जाएगी शरीर में, तो उसको हम मोटापा बोलते हैं। ठीक है। इससे पहले शायद थायराइड के योगाभ्यास रह गए, तो वो नोट कर लेना। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, बाद में इसको रब करूंगा मैं, तो साथ के साथ अपना नोट्स इस पे बना ले। तो पहले आता है इसमें आसन। तो आसन इसमें कौन से कर सकते हैं? तो जो सबसे बेस्ट आसन इसमें बताया गया है वो बताया गया है सर्वांग आसन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो थायराइड के आसन और प्राणायाम का है। ठीक है। मतलब इससे ऐसा देखा जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उस पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है इसमें कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ कि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए ये आसन बताए जा रहे हैं योगाभ्यास इसका। तो ब्लड सर्कुलेशन इसमें इंक्रीज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड में, और जो उसकी डिस्टरबेंस हो रखी है फंक्शंस में वो इसमें सुचारू रूप से फिर काम करना शुरू कर देता है वो। और कौन सा है? एक आएगा इसमें मत्स्य आसन। फिर एक आता है इसमें हलासन। साथ के साथ नोट कर लें इनको। पाशिनी मुद्रा, चलिए मुद्रा में लिख देंगे। ठीक है। मुद्रा में अलग से लिख सकते हैं इसको। फिर एक आएगा पद्म सर्वांगासन। फिर इसके बाद आता है जो भी थायराइड ग्लैंड के ऊपर यानी कि गले के ऊपर जिसमें दबाव पड़ता है या फिर सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो वो इसमें सारे कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर एक मुद्रा आती है इसमें, विपरीत करणी मुद्रा। ठीक है। तो चीज तो सेम ही हो गई है वैसे। ठीक है। विपरीत करणी। और क्या क्या आ सकता है इसमें? आसन में एक चीज और रह गई आपकी, सूर्य नमस्कार भी लाभकारी होता है इसमें। सूर्य नमस्कार, और एक आता है जिससे सिर और गले दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जब हम साइकेट्रिक के डिसऑर्डर करेंगे तो उसमें भी बताएंगे आपको कि पवन मुक्तासन बहुत बेनिफिशियल है। पवन मुक्तासन लगभग सभी में आ ही जाता है, क्योंकि क्या होगा इससे? वायु रिलीज होती है, इससे पवन मुक्त होती है,
वात का शमन जैसे ही होता है, तो बाकी सारे जो दोष हैं, पित्त है, कफ है, वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक योग मुद्रा है। योग मुद्रा के बाद आता है आपका सुप्त वज्रासन। और इसमें आप पीछे झुकने वाले जितने भी आसन हैं सारे कर सकते हैं। चंद्रासन इसमें हो जाएगा। एक ग्रीवासन। हाँ, और एक बहुत ही अच्छा आसन है इसमें, सिंहासन। ठीक है, तो ये आसनास में दो मेन है इसमें, सर्वांगासन और सिंहासन। और जनरलाइज में लिख देता हूँ कि सभी जो पीछे झुकने वाले आसन सारे इसमें कर सकते हैं। जैसे हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में जो बैक पेन था, उसमें सारे पीछे झुकने वाले आसन हम कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें भी है थायराइड में। तो ये हो गए हैं इसमें आसन। अब प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं? तो एक का तो आपको पता ही होगा कि उज्जाई इसमें कर सकते हैं हम। उज्जाई बहुत फायदा करता है इसमें। और क्या क्या आएगा इसमें? नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। शीतली कर सकते हैं। शीतकारी इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं इसमें। भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तो ये है इसके प्राणायाम। फिर इसके बाद बंद में क्या क्या आएगा इसमें? तो जो गले का बंद होगा वो इसमें लगा सकते हैं आप, जालंधर बंद। ठीक है। मुद्रा में महाबंद भी लगा सकते हैं जब थोड़ी सी कंडीशन इंप्रूव हो जाए उसके बाद। ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं, कुछ महीने आपको, 1 या 2 महीने इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आप, यहाँ मैं गैप देके थोड़ा सा लिख देता हूँ। महाबंद, महाभेद मुद्रा, और महामुद्रा, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लेकिन कुछ समय के बाद। स्टार्टिंग में ये नहीं करना होता है। ठीक है। तो ये इसके योगाभ्यास हैं थायराइड डिजीज के। तो इसका अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट कर लेना इसको अच्छे से। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि ओबेसिटी की ये स्लाइड है। तो ओबेसिटी क्या है? अगला टॉपिक है हमारा कि मोटापा क्या है। ओबेसिटी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज, क्योंकि काफी सारे इसके कारण होते हैं, काफी सारे इसके लक्षण होते हैं। इन्वॉल्विंग हैवी हैवी टू मच बॉडी फैट, कि बॉडी में क्या हो जाता है, इसमें ज्यादा मात्रा में फैट की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कितना वेट इसमें आइडियल होना चाहिए? तो वो पता चलेगा आपके हाइट और वेट से। और जो हाइट और वेट को इंक्लूड करता है उसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? इसमें ऊपर आएगा आपका वेट किलोग्राम में, और जो नीचे आएगा वो आएगी इसमें हाइट, किसमें, मीटर में। हाइट का स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको वेट फॉर हाइट भी बोल देते हैं, इसके फॉर्मूले को, कि हाइट के लिए वेट कितना होना चाहिए, कितनी हाइट के लिए कितना वेट होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए? तो जब BMI हम कैलकुलेट करें और वो आ जाए 18.5 से नीचे, 18.5 से अगर नीचे आता है तो मतलब उसका वजन जो है वो कम है, यानी कि वो अंडर वेट है। फिर इसके बाद
अगर उसका वजन, सॉरी उसका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में रहता है, इसके बीच में उसकी वैल्यू आती है, तो इसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल है ये, हेल्दी इंसान ये है। ठीक। फिर इसके बाद 25 से 29.9, अब इसको हम बोलेंगे कि ओवर वेट है ये, वेट इसका ज्यादा है, लेकिन मोटापा अभी हम इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है। जब 30 हो जाए या 30 से ज्यादा ये बीएमआई बीएमआई आ जाए, तब बोलेंगे हम उसको कि अभी इसको मोटापा हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, अपना भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें क्या क्या इसके कारण हैं। अब मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप तला हुआ ज्यादा खाओ, बार बार खाओ, भूख ना हो तब भी खाते चले जाओ। ठीक है। और जो आजकल ये सबसे जो मेन रोल इसमें रहता है वो रहता है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, क्योंकि इसमें इतनी हाई मात्रा में शुगर होती है, हाई कैलोरी होती है इसमें, कि वो एकदम से शरीर में एनर्जी देती हैं वो। शारीरिक रूप से आप कोई क्रियाएं ना करें, फिजिकल इनएक्टिविटी, आलसी, खाना खाते ही लेट गए, फास्ट फूड ज्यादा खाएं, हाई कैलोरी जो बेवरेजेस होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, वो ज्यादा पिएं, ट्रांस फैट जो तला हुआ होता है, सैचुरेटेड फैट जो ये पिज्जा बर्गर ये चीजें आती हैं, अगर इनका सेवन ज्यादा करते हैं तो मोटापा उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक भी होते हैं, कुछ बिहेवियर भी होते हैं कि जो आलसी ज्यादा हो या फिर जो सैड रहता हो तो उसका वेट बढ़ने लगता है। ठीक है। फिर है रिस्क क्या क्या है मोटापे से। कोई अगर मोटा है, किसी का वेट ज्यादा है और वो ओबेसिटी कैटेगरी में आता है, यानी कि बीएमआई जिसका 30 से ऊपर चला गया है, लेकिन उससे क्या क्या खतरे उसको हो सकते हैं? तो हृदय संबंधी विकार उसको हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, अब ये क्यों होंगे? क्योंकि जब वजन बढ़ जाएगा तो घुटनों के ऊपर ज्यादा क्या पड़ जाता है, वजन पड़ जाता है, जिसमें जो मेनली देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। घुटनों में बहुत दर्द होता है। ठीक है। और भी हो सकते हैं, ये कॉमन देखा जाता है जिसको हम संधिवात भी बताया था। फिर कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो कुछ भी इसमें, किसी कहीं का भी कैंसर इसमें हो सकता है ओबेसिटी में, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा शरीर में प्रेजेंट है, और अगर किसी सेल ने वो न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया तो उसकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल रूप से बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो कैंसर का रूप धारण कर लेगी। तो ये थे इसके रिस्क। अब इसके बाद इसके आते हैं मैनेजमेंट, कि ओबेसिटी जिसको हो गई है तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, क्या क्या उसके तरीके हैं। तो जो इसके कारण थे, यानी कि जो निदान था, उसका परिवर्जन कीजिए, यानी कि उन सबको चीजों को छोड़ दीजिए उन आदतों को। फास्ट फूड को अवॉइड करो, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जो हाई कैलोरी बेवरेजेस हैं उनको अवॉइड करो, मोर इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। तो ये कुछ इसके और भी हैं जो आप अपने तरीके से इसमें, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हो उसके हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जो मेल होता है उसमें देखने को मिलती है एप्पल टाइप की ओबेसिटी, यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ चेस्ट के आसपास क्या होता है, जो फैट है वो ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, पियर शेप जो नाशपाती होती है उसके टाइप की ओबेसिटी देखने को मिलती है। हिप्स के रीजन में इनका मोटापा ज्यादा बढ़ता है फीमेल्स में। ठीक है। तो ये भी इसमें याद रखना है। मेनली ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है कि जब वेट जो है वो बढ़ जाए और साथ में और भी बीमारी साथ में आ जाए। अब इसमें क्या क्या योगाभ्यास करवा सकते हैं? आसन में पवन मुक्तासन, वज्रासन, सूर्य नमस्कार इसमें बहुत अच्छा बताया जाता है, और शक्तिवन समूह के आसन करवा सकते हैं इसमें।
फिर प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी ये करवा सकते हैं। षटकम में नेति, कुंजल, पूर्ण संकुचालन और लघु संकुचालन इसमें करवा सकते हैं। शिथिलीकरण में योग निद्रा इसमें आ जाएगी। अब लास्ट इसमें आता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम लास्ट टॉपिक है आपका। सिंड्रोम मतलब डिजीज। एक चीज होती है डिजीज और एक होती है सिंड्रोम। डिजीज मतलब कोई एक रोग, और सिंड्रोम मतलब होता है रोगों का समूह। कि जब दो या दो से अधिक रोग एक साथ मिल जाते हैं तो सिंड्रोम का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या क्या वो बीमारी है इसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। अब वो क्या क्या कंडीशन है जिनके ग्रुप करने से ये समस्या आ सकती है। तो इनमें आता है हाई बीपी हो। किसी को हाई बीपी तो है ही, उसको शुगर भी हाई हो जाए यानी कि डायबिटीज भी उसको हो जाए, और मोटापा भी उसको हो साथ में। ठीक है। तो वेस्ट के आसपास ये हमने पीयर शेप की क्या देखा था, मोटापा देखा था। ठीक है, जो कि फीमेल्स में ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई हो, यानी कि ओवरऑल जो फैट है सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है उनका ज्यादा इंटेक कर रहा हो, तो ये सारी कंडीशन में से एक, दो मिलके या फिर तीन मिलके या फिर चारों मिलके या फिर कुछ और इनसे मिलती जुलती जो भी कंडीशन हैं, अगर वो एक साथ किसी भी एक पेशेंट में हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब इससे रिस्क क्या क्या हो जाएंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को है यानी कि ग्रुप ऑफ डिजीज उसको हो गई है, तो यानी कि उसके हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसको शुगर भी हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, और उसको मोटापा तो होगा ही होगा, और इसके अलावा भी किडनी डिजीज हो सकती है उसको। ठीक है। तो ये सारी थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है उसको। तो काफी सारी समस्याएं इसमें आ जाती है। तो जो मोटापा में हमने योगाभ्यास बताए हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी कर सकते हैं एज इट इज, कोई उसमें चेंजेस नहीं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में आज के पढ़ाए हुए में तो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए, क्योंकि ये आपकी जो यात्रा है ये एक या दो दिन की पढ़ाई की नहीं है, लगातार आपको इसमें पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज का, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम।